Yes, sir. Okay, sir. Okay, good evening to all of you again, sir. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लास्ट दिन मैंने लास्ट वीक जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करूंगा। मुझे याद है मैं आप लोगों को ना कुछ होमवर्क दिया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिस्कशन चल रहा है सर। और जैसे कि आप सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग दोनों एंगल से आजकल डिस्कशन कर रहे हैं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब एक इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या हिसाब किताब करना होता है कंपनी के वैल्यूएशंस के ऊपर, शेयर के दाम के ऊपर। सिमिलरली ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज ए फाइनेंस मैनेजर, क्योंकि आप लोग आगे जाके कंपनी का सीएफओ का रोल प्ले करोगे, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या फिर फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ एनी कंपनी, ठीक है। तो जब आप, क्योंकि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन रोल यही होता है कि वो कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करता है। लेकिन हाँ, अगर उल्टा साइड से देखा जाए कि इन्वेस्टर्स के नॉलेज के लिए भी जो लोग जैसे स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सोचते हैं ना कि मैं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, इन्वेस्टर के एंगल से बता रहा हूँ, तो उस टाइम पे भी फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि दोनों एंगल से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। इससे ये 3-4 क्लास हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। आई थिंक पहला 2 क्लास में मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में ही बात किया था, है ना। पहला 2 क्लास इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में ही बात किया था, बट हाँ लास्ट क्लास मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था कि एक फाइनेंस मैनेजर होने के नाते आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से फंड को मैनेज करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर कि कंपनी को मैनेज करने के लिए, उसके फंड को मैनेज करने के लिए आपको ऑलवेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का काफी बेहतर नॉलेज चाहिए सब। कि क्योंकि क्या है ना, कंपनी मार्केट से पैसा रेज करता है, ठीक है। तो वो हर पैसे का क्या करता है कंपनी, वो हर पैसे का एक ओवरऑल मैनेजमेंट करते हैं और कोशिश करते हैं कि कॉस्टिंग कम रहे, ठीक है। कॉस्टिंग कम रहे, इसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं कि कंपनी जितना अच्छा लेवरेज मैनेज कर पाएगा, लेवरेज माने रिस्क, है ना। कंपनी जितना अच्छा लेवरेज को मैनेज कर पाएगा उतना अच्छा कंपनी अपना बिजनेस को चला सकता है। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, वो मैं डिस्कस करूंगा। पहला 2-3 क्लास काफी बेस लेवल डिस्कशन हुआ था सर, ठीक है। काफी बेस, बेस माने बेस इन द सेंस कि आपको मैं ये बताया था कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डेब्ट का कहानी क्या है, प्रेफरेंस शेयर का कहानी क्या है, इक्विटी का कहानी क्या है, रिटर्न अर्निंग का कहानी। लेकिन हाँ, अभी भी हम लोग प्रेफरेंस शेयर का माने कैलकुलेशन नहीं सीखे, इक्विटी का कैलकुलेशन भी अभी तक नहीं सीखा। अभी तो डेब्ट डेब्ट मार्केट में ही अभी एक्चुअली हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और साथ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डिस्कशन भी चल रहा है ना। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए टीबीएम का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा काम का होता है। इस बार मैं सीएमए का पेपर देख रहा था। कॉस्ट मैंने सीएमए का जो इस बार का एग्जाम हुआ सर, उसमें फाइनेंस का पेपर में देख रहा था। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था जिसमें एकदम एग्जैक्टली जो रिसेंटली हम लोग क्लास में की उसी के ऊपर सवाल किया था, ठीक है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। रिसेंट सीएमए का एग्जाम है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था एकदम, पूरा का पूरा हम लोग लेटेस्ट में जो पीबीआईएफ और पीबीएफ का जो कैलकुलेशन किए एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया था। लेकिन हाँ, वो थोड़ा एंगल अलग था। मैंने नॉर्मली शेयर कंपनी के शेयर के ऊपर पूछता है, वहां पर थोड़ा फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा था। तो मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीक में, बात करूंगा, आज मैं भूल गया, नहीं तो आज ही मैं दिखा देता। अच्छा, तो चलो आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे ना, तो ले लेंगे सर लेटेस्ट में कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है, लेटेस्ट में ले लेंगे, डिस्कस करेंगे। बीच बीच में अभी एग्जाम का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एग्जाम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, ठीक है, कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं सर जैसे हम लोग क्लास में करते हैं। बस आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है टू क्रैक द एग्जाम। कॉन्फिडेंस लैक हो जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं कुछ होमवर्क आप लोगों को शेयर किया था सर, ये देखिए, सिंपल सिंपल कुछ होमवर्क था डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करने का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके ऊपर भी रिसेंटली मैं सीएमए एग्जाम में देख रहा था, वो भी सवाल किया था डब्ल्यूएसीसी के ऊपर। तो डब्ल्यूएसीसी ये था एक सिंपल टाइप टाइप ऑफ क्वेश्चन था। फिर आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये भी डब्ल्यूएसीसी के ऊपर था। कंपनी का टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर दे दिया था और आपको कैलकुलेट करना था डब्ल्यूएसीसी। और यहाँ पर एक थोड़ा सा, ये इतना समझ में तो आ रहा था, ऐसा भी कुछ ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कलर हेजी हो गया है, क्योंकि ये मेरे पुराने
क्या बोलते हैं उसको, मेरा जो कैलकुलेशन है वहां से लिया गया है। सो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि धुंधला है, बट इट्स ओके, अंडरस्टैंडेबल है सर, इट्स ओके। कंसिडर ए बॉन्ड, एक बॉन्ड था विद फॉलोइंग फीचर्स: फेस वैल्यू 1000 का, कूपन रेट 12% का, रिमेनिंग मैच्योरिटी 6 साल का, करेंट मार्केट प्राइस 940 का। सिमिलर बॉन्ड मार्केट में 16% रिटर्न दे रहा है। इशू प्राइस 4 साल पहले 980 का था। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% का है। रिडीमेबल ऑन मैच्योरिटी प्रीमियम पे 5% प्रीमियम में है। आपको क्वेश्चन था कि फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। एंड फिर पूछा था फाइंड आउट वाईटीएम ऑफ द बॉन्ड एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैंने ये दोनों केस में एक्चुअली इन्वेस्टर को बताना है कि भाई वो इन्वेस्ट करेंगे ना करें। और फाइंड आउट द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ टैक्स रेट इज 30%। हाँ सर, ये 3 सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दिया था, उसमें तो पहला तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, और तीसरा क्वेश्चन सिंपल नहीं है, पर हम लोग ऐसे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किए हैं। चलो सर, जो लोग होमवर्क किए हो और जो लोग होमवर्क नहीं किया, चलो फटाफट मेरे साथ कुछ देर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो ये क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे का चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखो ये सारा डिस्कशन लास्ट क्लास में हुआ था। मैं थोड़ा मूव ऑन करता हूँ, फिर न्यू क्वेश्चन न्यू टॉपिक में भी बात करूंगा। ठीक है, न्यू टॉपिक इन द सेंस, न्यू टॉपिक इन द सेंस क्योंकि हम लोग काफी देर तक डेप्थ में ही चल रहे हैं सर, है ना। हम लोग डेप्थ में बात कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये सब में भी तो बात करना है, उसमें बात हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, उस पर भी बात करना है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर भी चले जाएंगे। सो चलते हैं सर, इतना जल्दी करके, ज्यादा जल्दबाजी शैतान का काम हो जाएगा। सीखते हुए चलेंगे तो क्या हो जाएगा सर, सीखते हुए चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आदत बना रहेगा। ओके, अच्छा चलो सर, तो मैंने पहला जो क्वेश्चन आपको दिया था पहले उसको सॉल्व करते हैं। ये वाला डेब्ट बाय इक्विटी 0.5 था, ये सॉल्व हो चुका है किसी का? डेब्ट बाय इक्विटी 0.5। चलो आंसर करते हैं, होमवर्क सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अच्छा क्या था? चलो क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। डेब्ट इक्विटी 0.5 है, डेब्ट का इंटरेस्ट 15% है, टैक्स 40% है, इक्विटी 18% है। जस्ट कैलकुलेट डब्ल्यूएसीसी। डब्ल्यूएसीसी का मतलब क्या है? डब्ल्यूएसीसी का मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितना आया सर? अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका बताता हूँ। जब भी आपके आंखों के सामने ऐसा सिंपल तरीका का कुछ भी दे दिया जाए, आप उसको फटाफट लिख लो कि डेब्ट इक्विटी 0.5, ऐसे लिख लेना चाहिए। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट, डेब्ट का इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट रेट ऑन डेब्ट इक्वल्स टू 15%। मैंने आप जो मार्केट से लोन उठा रहे हो सर, ठीक है, बिजनेस बिजनेस के एंगल से सोचो। बिजनेस मार्केट से जो लोन उठाएगा उसके बदले उनको एनुअली 15% रिपे करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट उसको बोलता है कि भाई आप मुझे टैक्स दे दो सर 40% का। ठीक है, जो कुछ जैसा क्वेश्चन में पूछेगा वैसा ही जवाब देना है। एंड मार्केट से जो इक्विटी रेज कर रहा है ना, इक्विटी शेयर का तो ऐसे फिक्स रेट होता नहीं है, बट सर फिक्स रेट ना होता होगा, बट कुछ तो होता होगा। तो हम लोग यहाँ पर मान रहे कि ये 18% है। फिक्स रेट ऐसा कोई रूल तो नहीं है, जैसे लोन का है फिर भी फिक्स्ड होता है, बैंक बता देता है आपको। ठीक है, डिवेंचर वाले बता देता है आपको कि मैं इतना कूपन दूंगा, है ना। हम लोग कितने बार चेक करते हैं ये सब चीजें। डिवेंचर के केस में जैसे मानो एनएससी बॉन्ड, ठीक है, हम लोग एनएससी के साइड पे कितना बार आप लोगों को चेक करके दिखाया कि सर बॉन्ड डिवेंचर का क्या है, वो लोग आपको इंटरेस्ट रेट बता देता है। ऐसे ही देखो एनएचएआई अपने मार्केट से बॉन्ड इशू किया, वो बोल रहे कि मैं इतना इंटरेस्ट दूंगा कूपन रेट। ठीक है, बाकी फेस वैल्यू 1000 है, रिडीमेबल सॉरी करंट मार्केट प्राइस 1178 है। इसका रेटिंग भी अच्छा खासा दिया है, और ये 2031 में मैच्योर करेगा। ये मैं प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बार बार दिखाया। ठीक है, ये एनएससी के बॉन्ड मार्केट में जाओगे आपको सारा डिटेल्स ऐसे भी मिल जाता है। नॉट जस्ट एनएससी, जहां पर भी आपको मैंने ट्रेड करने का मौका मिलता है, आप वहां से कर सकते हो। कोई भी ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म जहां पर ये सब अवेलेबल होता है। ठीक है, नॉर्मली फुल ब्रोकिंग में तो आपको मिल ही जाएगा, मोतीलाल ओसवाल वगैरह में आपको ये सब में ट्रेड करने का मौका भी मिल जाता है। चलो मैं उसमें बात नहीं करूंगा अभी, मैं फिलहाल आपको बस इतना समझा रहा हूँ
कि मार्केट में कंपनी जब बॉन्ड या डिवेंचर इशू करता है तो उसका रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो बता देता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इक्विटी का रेट के बारे में एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि इक्विटी को कंपनी कोई फिक्स रेट नहीं देता है। ज्यादा रहेगा तो ज्यादा, कम रहेगा तो कम। यही इक्विटी का नेचर होता है। इक्विटी वाले कभी कभी बहुत कमा लेते हैं, इक्विटी वाले को बहुत लॉस भी हो सकता है, और इक्विटी वाले एडजस्ट भी करते हैं, सबसे लास्ट में उन्हीं को मिलता है। ठीक है, तो इक्विटी के बारे में तो ऐसा कुछ कुछ रूल तो है नहीं, बट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है कि भाई 18%। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है 18%, बस आपको भी 18% लेके मान के चलना पड़ेगा। बाकी इक्विटी बारे में और भी डिस्कस करेंगे जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी का चर्चा करेंगे। यहाँ पर तो हम लोग अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया डिटेल्स जो आपके क्वेश्चन सामने है। एंड फिर आपको सवाल करता है सर कैलकुलेट करके बताओ WACC। सर WACC माने, WACC माने वेटेड, जिनको नहीं पता उनके लिए लिख रहा हूँ, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी बेसिकली ये जो बिजनेस का कैपिटल का खर्चा है, किसी में बोल दिया 15%, किसी में बोल दिया 18%, लेकिन इसको एवरेज करने से कंपनी को समझ में आ जाता है कि भाई मेरा एक्चुअल में खर्चा एवरेज में कितना है। इसको सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा एक सिस्टम है, फॉर्मेट है। ठीक है, इन सिंपल कहे तो एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आप फॉलो कर सकते हो। आप ना एक काम कर सकते हो, ऐसे तो ये छोटा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो सकता है। एक सोर्स का कॉलम, एक वेट का कॉलम, WTS का मतलब सर वेट्स। वेट्स माने, वेट माने क्या, वजन, हाँ वजन ही है, बट कौन सा वजन। ठीक है, कौन सा वजन माने ओवरऑल आपके बिजनेस पे डेब्ट और इक्विटी में डिफरेंस कितना है, रेशियो का। ठीक है, यानी कौन ज्यादा है कौन कम है, उसका वेट्स। उसको कैसे करना है मैं दिखाता हूँ आपको। और W/K। सर सिंपल तरीका अपनाएंगे। मेरे पास दो सोर्स है, क्वेश्चन में मुझे पता है देयर आर टू सोर्स अवेलेबल फॉर मी हियर। एक है डेब्ट का सोर्स एंड अनदर इज इक्विटी का सोर्स। सो द डेब्ट का जो सोर्स है उसमें हमें पता लग गया, आपको भी पता लग गया होगा कि सर डेब्ट बाई इक्विटी बोला है 0.5। सो अगर 0.5 ओवरऑल है तो टोटल हो गया 1.5। रेशियो जैसे होता है 0.5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो टोटल हो गया 1.5। तो 1.5 में डेब्ट है 0.5 और 1.5 में 1 है इक्विटी। ठीक है, 1.5 में डेब्ट है 0.5 एंड 1.5 में डेब्ट है इक्विटी। तो ऐसे इसको ऐसे करो, 0.5 बाई 1.5, है ना, ऐसे तो होते हैं ना रेशियो का क्वेश्चन, ऐसे सॉल्व होते हैं। तो 0.5 बाई 1.5, इसको एक इंटरेस्टिंग चीज है सर, आपको अगर ये से समझ में नहीं आता है आप ऐसे भी कर सकते हो। 0.5 डिवाइडेड बाई अगर आप 1.5 करोगे ना तो देखो आपको कितना आता है, 0.75 आ रहा है ना। 0.5 बाई 1.5, 0.75 आ रहा है। सही किया क्या, 0.5 बाई 1.5, और नहीं सर, सॉरी सॉरी सॉरी, 0.75 नहीं आएगा सर, 0.3333 आएगा, है ना। 0.333333 चल रहा है। सर ये 0.3333 का मतलब क्या जानते हो सर? सर ये 0.33 का मतलब है 1/3। सर कैसे पता चला? मैं इसको 1/3 करूंगा तो आपको पता लग जाएगा, 1/3। आप लोगों को दिख रहा है सर, ये देखो मैं कैलकुलेटर में फिर से दिखा रहा हूँ, जैसे मैं 1/3 किया तो आपके कैलकुलेटर का स्क्रीन आपको अगेन 0.33333333 दिखा रहा है। इसका मतलब कि ये 1/3 है, मैंने 0.5/1.5 मैंने 1/3। तो जिसको नॉलेज होता है ना वो डायरेक्टली 1/3 पुट कर देता है। ये जैसे हम लोग यहाँ पर तोड़ तोड़ के दिखाया आपको, ठीक है, ये जो मैं आपको तोड़ तोड़ के दिखाया, मैंने पैसे पहले मैं 1.5 डिवाइडेड बाई 0.5 किया, फिर मैं उसका वैल्यूएशन यहाँ पर आपको जस्ट दिखाया कि देखो सर इतना आ रहा है। फिर इसको मैं अगर 1/3 बोल के लिखूँ ना, एक्चुअली डायरेक्टली अगर आपको नॉलेज है तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि बंदे को पता है, स्टूडेंट को पता है कि वो 0.5/1.5 क्यों किया है और उसका मतलब 1/3 होता है। तो ये बस तरीका है। तो आप ये रफ में लिख सकते हो। तो अगर प्रेजेंटेशन को सही करना है, प्रेजेंटेशन को सही करना है तो साइड में आप दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप बस इतना करो यहाँ पर डायरेक्ट 1/3 करो, ठीक है, तो भी चलेगा, क्योंकि बस नॉलेज के लिए मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा था। जिनका मैथ थोड़ा सा
थोड़ा इधर उधर हो जाता है उनके लिए दिखाया, जिनका मैथ स्ट्रांग है उनको वो इग्नोर करें ये सब बातें। तो 1/3 और कॉस्ट है आपका 9%। सर ये 9% कहाँ से मिला? 9 तो कहीं पर भी नहीं था सर, 9 तो कहीं पर भी नहीं था, तो मैं कहाँ से 9 लेके आ गया? सर आप इंटरेस्टिंग थिंग देखो, मैं आपको ये चीज पहले भी क्वेश्चन में समझा चुका हूँ, मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट जो है उसके बारे में क्या कहा है सर? 15%। सर ये बिफोर टैक्स है, ये जो डेप्ट का इंटरेस्ट है ये बिफोर टैक्स है, और क्वेश्चन ने आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में क्लैरिटी नहीं दिया। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है बिफोर और आफ्टर में, तो आपको समझ लेना कि ये बिफोर टैक्स ही दिया है। तो नॉर्मली इक्विटी आफ्टर टैक्स होते हैं, लास्ट क्लास में इसके बारे में बहुत डिस्कस किया इन और मैंने यस्टर वीक का क्लास जो था या उससे पहले वाला वीक में मैं आपको बहुत बार बताया कि सर इक्विटी एक आफ्टर टैक्स आइटम होते हैं और डेब्ट एक बिफोर टैक्स आइटम होते हैं। सो क्योंकि इक्विटी एक आफ्टर टैक्स आइटम है और डेब्ट एक बिफोर टैक्स आइटम है, तो दोनों में इक्वेशन कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे एक हिसाब आवर में दिया है, एक हिसाब मिनट में दिया है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए ना। तो सिमिलरली दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करना है, तो बेहतरीन यही होता है, मार्केट प्रैक्टिस या फाइनेंस मैनेजर ऐसे ही करते हैं कि इक्विटी को अपने जगह में रहने देता है, डेब्ट को बस बिफोर टैक्स से आफ्टर में कन्वर्ट कर देता है, डेब्ट को बिफोर टैक्स से आफ्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो कैसे करते हैं सर? आई इंटू 1 - टी करके। सर आई फॉर यहाँ पर इंटरेस्ट है और 1 - टी माने टी फॉर टैक्स है। तो इंटरेस्ट हो गया आपका 15% और 1 - टैक्स रेट है पॉइंट माने 40%। तो 40% माने 1 - 0.4। तो 15 × 0.6, 15 × 0.6 कितना हो जाएगा? 9। करके देखो, 15 × 0.6, 9 आ गया ना सर? I × 1 - टी मैंने सिंपल बात है कि टैक्स देने के बाद मेरा डेब्ट का हिसाब क्या रहेगा, मैंने एक्चुअली मतलब वही है, मतलब ये 15% ही है, लेकिन क्योंकि हम लोग को इसको कन्वर्ट करना पड़ा टैक्स देने के बाद क्या होना चाहिए, तो बस उसको एक प्रोपोर्शनेटली आफ्टर टैक्स के हिसाब से एक देख लिया गया, क्योंकि ये ऑलवेज आफ्टर टैक्स ही होता है। क्योंकि आपको मैं इससे पहले भी फाइनेंशियल पोएट्री सुनाया, वो जो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर वहां से ईबीआईटी, ईबीआईटी से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से पीबीटी पैट, ये मैंने लास्ट दिन भी दिखा रहा था। तो वही उस सिस्टम से ये इक्विटी हमेशा आफ्टर टैक्स ही होते हैं, लेकिन डेब्ट नॉर्मली आफ्टर टैक्स नहीं होते, ये बिफोर टैक्स होते हैं। तो बिफोर टैक्स आइटम को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर लिए, तो और वही चीज को यहाँ पर आपको दोबारा बिठाना है, बस इतना चीज आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए। ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन क्या है ना, कई बार एग्जाम में मैं देखता हूँ स्टूडेंट यही छोटा छोटा गलती कर देते हैं, यही छोटा छोटा गलती कर देते हैं, और ये छोटा गलती एक्चुअली बहुत भारी पड़ता है बाद में। तो डेब्ट हो गया, इधर इक्विटी हो गया, तो डेब्ट हो गया 1/3, इक्विटी हो गया 2/3, है ना, क्योंकि 1/3 माने अगर 33% है तो 77 माने 2/3 होगा ना। 1/3 माने अगर 33% है तो 2/3 माने 67%, है ना, 66.67, क्योंकि वो हो रहा था आपका 33.3333। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 66.6777, ऐसा करके चलेगा। तो ये हो गया 2/3। ये अगर डेब्ट 1/3 है तो इक्विटी 2/3 है। आप ऐसे भी फील कर सकते हो, या फिर 1 - 1/3 करके भी 2/3 आ जाएगा। देर आर हजारों तरीका है। टोटल एक मान के, एक से अगर 1/3 निकाल देते हो तो भी 2/3 आ जाएगा। और आपका कॉस्ट कितना है सर? इसका 18% क्वेश्चन में गिवन है, 18% क्वेश्चन में गिवन है। मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ सर, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि आजकल आप लोग काफी गलत गलत कर रहे हो सर। ठीक है, गलती नहीं करना है सर, ये सब सिली मिस्टेक का जगह नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% आफ्टर टैक्स आइटम है, तो इसमें आप कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है और डेब्ट को हम लोग पहले ही आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो इधर हो गया 18%। अब क्या करें? इंटू कर देना, वेट इंटू कॉस्ट, वेट भी आ गया कॉस्ट भी आ गया, वेट भी आ गया कॉस्ट भी आ गया। कंपनी के लिए काम आसान हो गया। डेब्ट का कॉस्ट 1/3 इंटू 9 करके बताओ कितना है? 1/3 इंटू 9 करके बताओ कितना है? 1/3 इंटू 9 करके 3 आ रहा है, और 2/3 इंटू 18 करके 18 करके बताओ कितना है? सर 12 आ रहा है, सर 12 आ रहा है। सर तो फिर क्या मतलब है? सर मतलब कुछ नहीं, हो गया काम खत्म, पैसा हजम, 12 और 3 15, तो 15% हो गया आपका WACC।
मैंने अलग अलग रेट देके अलग अलग रेट दिया था, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में आपका कॉस्ट कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं जो मार्केट से, मैंने ये जो बंदा मार्केट से कैपिटल रेज कर रहा था डेब्ट बाई इक्विटी रेशियो 0.5 के बेसिस में, जिसमें उनका 15% डेब्ट का कॉस्ट पड़ रहा था और 18% इक्विटी का कॉस्ट पड़ रहा था। अब इसको अगर एवरेज करना है तो एवरेज करके वो निकाल लिया सर, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया उसका 15%, 15%। दिस इज द WACC, या इसको हम लोग KC भी बोलते हैं या WACC भी बोलते हैं। ये नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं सर, 1-2 मार्क्स के लिए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन। इसी का बड़ा रूप आपको बड़ा क्वेश्चन में मिलेगा। लेकिन मुझे इतना बताओ, समझ में आया? हाँ सर, अगर किसी का प्रीवियस क्लास में भी डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। ए बुझते पेरे जैसा भाई? हाँ, नील, रमणीता, बोलो सर। तथा, यस सर। शालिनी। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ो सर। जिंदगी तो रुकने वाला चीज है नहीं, जिंदगी का काम है आगे बढ़ना, पीछे मुड़ के ना देखे सर। कंपनीज टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी अपना एक कैपिटल स्ट्रक्चर टारगेट कर लिया। क्या टारगेट कर लिया कि भाई हमें इतना इतना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना है। उसमें डेब्ट भी है, प्रेफरेंस भी है, इक्विटी भी है। चलो प्रेफरेंस का एंट्री हो आ गया। इससे पहले हम लोग प्रेफरेंस इतना डील नहीं किए, इस बार डील कर लेंगे। तो यहाँ पर एक डिटेल्स दिया है, कंपनी का डेब्ट है, प्रेफरेंस शेयर भी है, इक्विटी शेयर भी है, जिसमें ये भी बोला है कि कितना रेशियो होगा, 3:2:1 रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से 3:2:1। इसमें आपको डेब्ट का इंटरेस्ट बोला है 15%, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है, प्रेफरेंस शेयर फिक्स रहता है पर इसे डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि शेयर का कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है, शेयर के बदले कभी भी इंटरेस्ट नहीं होता है, शेयर के बदले हमेशा डिविडेंड होता है, क्योंकि शेयर होल्डर को हमेशा प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। ये नेचर होता है शेयर होल्डर का, ये नेचर होता है शेयर होल्डर का। ये जो आपको मैं स्टार्टिंग में बार बार ये फॉर्मेट दिखाता हूँ, डेब्ट के बदले ऑलवेज इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, नेचर होता है ये, बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नेचर दुनिया भर में सेम ही है, वर्ल्ड के किसी भी देश में चले जाओ मतलब नहीं चेंज होगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेब्ट का मतलब होता है लोन। ठीक है, डेब्ट का मतलब होता है लोन। उसमें अलग अलग, जैसे लोन, टर्म बैंक लोन हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकता है, ये सब लोन की कैटेगरी में जो भी आएगा उसके बदले में आपको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर ये एक शेयर है, इसके बदले मैंने शेयर होल्डर को कंपनी में वोटिंग राइट्स भी एज पर नीड आते हैं। नॉर्मली वोटिंग राइट इक्विटी को ही होता है, प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट उनके केस में मिल सकता है, वोटिंग राइट भी किसी किसी केस में प्रेफरेंस शेयर वोटिंग राइट भी होता है, नॉट इन एवरी केस। कंपनी लॉ के क्लास में इसके बारे में बात होता है कि क्या प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट मिलता है। नॉर्मली आंसर है नो, बट अगर कभी कोई मुद्दा उनके मैटर में हो तो उनके ऐसे केसेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी वोट दे सकता है कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है सर कि प्रेफरेंस। और एक क्या बात है सर, प्रेफरेंस शेयर को हम लोग टैक्स पेमेंट करने के बाद ही पे करते हैं। जैसे डिवेंचर होल्डर को टैक्स, सरकार को टैक्स पे करने से पहले आप डिवेंचर का पेमेंट करोगे, गवर्नमेंट से पहले इनका अधिकार है। गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले कंपनी क्या करता है सर, इनको पेमेंट करते हैं, डिवेंचर वाले को पेमेंट करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को गवर्नमेंट को टैक्स के बाद करता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, द बिग डिफरेंस। ठीक है, तो नेचर से ही आपको समझना पड़ेगा कि ये डिविडेंड होगा कि इंटरेस्ट होगा। टैक्स के बाद आ गया माने अभी वो प्रॉफिट का पार्ट है, और टैक्स से पहले वो भी प्रॉफिट का पार्ट है पर उसे हम लोग इंटरेस्ट कहेंगे। वो एक्सटर्नल पार्टी है जिन जो डेब्ट देते हैं ना कंपनी को बिजनेस करने के लिए। आज अगर आप मार्केट से पैसा उठाते हो, रेज करते हो, सपोज आपका एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स लिमिटेड, अगर एक्स लिमिटेड मार्केट से पैसा उठा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग उनको लोन दे रहा है, कुछ लोग उनको बोल रहे हैं कि भाई हम फिक्स रेट में आएंगे आपकी बिजनेस पे, परसेंटेज लेंगे, कोई बोल रहे कि नहीं हमको इतना परसेंटेज शेयर होल्डिंग चाहिए, ठीक है, बदले में आपकी बिजनेस का कंट्रोलिंग भी ले लेंगे। तो पैसा तो आपको हर जगह से मिल रहा है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि डेब्ट जो आपके बिजनेस पे लोन दे रहा है ना, वो लोन का पैसा आपका नहीं है, वो लोन का पैसा किसी और का है। आप कुछ देर के लिए उसके बिजनेस करो, बदले में उनको आप इंटरेस्ट चुकाओ, उसी के लिए आपको लोन दिया है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर। आपको जो कैपिटल का फ्लो होता है ना, उसका फ्लो को समझना जरूरी है, कि वो हर फ्लो का अपना नेचर होता है, कि कौन सा मेरा खुद का है, कौन सा किसी और का है। ठीक है, ये समझ जाओगे तो बिजनेस करना थोड़ा इजी हो जाता है, मैनेजमेंट थोड़ा इजी हो जाता है।
तो जो भी हो, अभी आगे देखो सर, डिवेंचर 15% का है, डिविडेंड रेट 17% का है प्रेफरेंस शेयर का, एंड इक्विटी का रेट है 18% का। ऐसे तो ये फिक्स नहीं रहता है, बार बार बोल रहा हूँ कि इक्विटी जनरली इज नॉट फिक्स्ड, मैंने उसका नेचर फिक्स नहीं है, पर कैलकुलेट करके देख, कई बार ये चीज कैलकुलेट हो जाता है कि इक्विटी कितना मिल रहा है, ऐसा निकल जाता है सर। ठीक है, टैक्स रेट हो जाता है 30%, टैक्स रेट हो जाता है 30%। तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल दे दिया। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है सर, वेरी इजी। अगेन फटाफट एक काम करो ना, सिंपल सा इतना तो कर ही सकते हो, कैलकुलेट WACC। सर WACC में क्या करेंगे? सर कुछ नहीं करना है, सोर्स का कॉलम बनाओ, वेट का कॉलम बनाओ। वेट्स माने कि कंपनी का जो टोटल कैपिटल है उसमें कितना परसेंटेज किसको दिया गया है, कंपनी का टोटल कैपिटल वेटेज कितना है, उसमें डिवेंचर कितना है, उसमें इक्विटी कितना है, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कितना है, रिटर्न रिटेन अर्निंग हो तो उसका कितना है, ये सब चेक करना। तो कॉस्ट हो गया, के से डिनोट कर दो, एंड W इंटू के माने वेट इंटू कॉस्ट। ये हो गया आपका चार इंपॉर्टेंट मैटर। इसमें अभी आगे क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना है, लिखो लिखो लिखते जाओ। सर आपको पता है कि आपका डेब्ट है, डेब्ट माने लोन, ठीक है, डेब्ट माने लोन। आपको ये भी पता है कि आपने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पैसा लिया, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का भी एक हो जाएगा। और एक तीसरा है, आपने यहाँ पर इक्विटी शेयर से भी पैसा लिया बिजनेस के लिए। तो तीन आपका क्या हो गया? सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये आपका फाइनेंस का सोर्स हो गया। ये तीन सोर्स से आप मार्केट के लिए पैसा उठा रहे हो, रेस कर रहे हो। वेट का क्या करें? सर वेट तो ऑलरेडी दे दिया था ना आपको, कुछ क्या बोले सर, वेट तो ऑलरेडी दे दिया था आपको। कहाँ चला गया क्वेश्चन? ये देखो 3:2:1। इसका मतलब है टोटल कितना हो गया? 3+2+1 करके, 3+2+1 करके टोटल हो जाता है 6। ठीक है, टोटल आउट ऑफ 6 में से तीन माने 3/6 माने हाफ, 3/6 माने हाफ, हाफ हो गया डेब्ट, ठीक है। 2/6 माने 1/3 हो गया आपका प्रेफरेंस, ठीक है, 1/3 हो गया प्रेफरेंस, और 1/6 हो जाएगा आपका इक्विटी। तो 1/2, 1/3, 1/6, 1/2, 1/3, 1/6। कोई डाउट है सर? अनिल, एनी डाउट? कहाँ से किया? 1/2, 1/3, 1/6। वेट कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? हाँ, शालिनी, नील, तथा, बोलो सर, समन्विता। 1/2, 1/3, 1/6। अच्छा, कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है सर? कॉस्ट के बारे में क्या ख्याल है सर? ख्याल और क्या होगा? ये दो आइटम आफ्टर टैक्स है, ये दो आइटम आफ्टर टैक्स। कौन सा दो आइटम? ये जो प्रेफरेंशियल वाले भी आफ्टर टैक्स होते हैं और इक्विटी वाले भी आफ्टर टैक्स होते हैं। तो ये आफ्टर टैक्स, ये भी आफ्टर टैक्स, लेकिन ये हो गया आपका बिफोर टैक्स। तो बस ये बिफोर टैक्स आइटम को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे सर? टैक्स रेट है 30%, तो आप एक काम करो, आई इंटू 1 - t कर दो, इंटरेस्ट इंटू 1 - t, आई इंटू 1 - t। तो ये पोस्ट टैक्स में निकाल लो। तो कैसे हो जाएगा? 15 इंटू 1 - 0.3, 1 - 0.3, ठीक है, 15 इंटू 1 - 0.3 मैंने 15 इंटू 0.7, 15 इंटू 0.7, 15 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा? 15 इंटू 0.7 करके 15 इंटू 0.7 करो, 15 इंटू 0.7, 15×7 104 क्या? 10.5। 15 इंटू 0.7 करने से कितना आता है सर? 10.5। तो ये 10.5 एक्चुअली आपका हो जाएगा आफ्टर टैक्स डेब्ट का आइटम, मैंने डेब्ट का कॉस्ट, मैंने टैक्स देने के बाद आपका डिवेंचर का जो कॉस्टिंग है वो इतना बचेगा। तो सभी क्या हो जाएगा, इससे सुविधा क्या हो जाएगा, आपका सारे के सारे आइटम आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो गए। डिवेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस तो आफ्टर टैक्स था ही ना सर, ये ऑलरेडी दीज दीज टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये जो दो सोर्स हैं ये तो ऑलरेडी आफ्टर आफ्टर टैक्स है, सिर्फ डेब्ट को कन्वर्ट करना है, तो कर दो। तो ये हो गया 10.5, और ये दोनों तो पहले से गिवन है क्वेश्चन में, पहले से गिवन है, एक 17%, एक 18%, है ना, ये 17% है और ये 18% है। पुट करो, काम खत्म, पैसा हजम, 17% और ये हो गया 18%। अब इंटू कर दो,
परसेंटेज मत करना, जस्ट इंटू करना, परसेंटेज देने का जरूरत नहीं है। माने 1/2 इंटू 10.5, तो आपका हो जाता है ये 5.25, 5.25। फिर इसका कर लो 1/3 इंटू 70, तो इसका हो जाएगा आपका 6 सेकेंड, कितना आ रहा है सर? 1/3 इंटू 70, चेंज क्यों नहीं हो रहा? 5.67 आ रहा है, ठीक है, 5.67 आ रहा है, 5.67 आ रहा है, तो कर लो 5.67, 5.67, ठीक है सर। एंड इक्विटी का कितना हो जाएगा सर? इक्विटी का कितना हो जाएगा? 1/6 इंटू 18, 1/6 इंटू 18, तो 1/6 करो, 1/6 करो इंटू 18 करो, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है। ये तो ऐसे भी मुंह में ही हो जाता है नॉर्मल, ओरल कैलकुलेशन में ही हो जाता है। बस टोटल करो इसको, वेट इंटू कॉस्ट को टोटल कर दो सर, वेट इंटू कॉस्ट को टोटल कर दो। तो इधर 5.25, 5.67 एंड 3 कितना हो रहा है सर? 5.25, 3 तो पहले से है, प्लस कर देते हैं 5.25 को, और प्लस कर देते हैं 5.67 को, 13.92, बस इतनी सी काम। ये हो गया WACC, बात कैसी? 13.92, 13.92, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है सबको? हाँ, नील बुझते पारছিস तो? हेलो, क्या है, किसी का आवाज नहीं आ रहा है, सब कहाँ चला गया? तथा, नील, शालिनी, श्रावणिता, ये सबको समझ में आ रहा है आप लोग? मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? है सर। तो इस तरह से आप यस। आराम से, ओके, इस तरह से आप आराम से किसी भी कंपनी का ओवरऑल जो एवरेज कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। इसका सिंपल मतलब है कि अगर मार्केट में कंपनी को बिजनेस करना है, ठीक है, टिकना है, टिकना मतलब सरवाइव करना है, यानी अगर मानो मार्केट में उन्होंने 100 रुपया लगाया, मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो इतना तो रिटर्न पाना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा करना पड़ेगा। मैंने एक सिंपल ले मैन के लैंग्वेज में बताऊं ना, ठीक है, ज्यादा हाइप क्रिएट ना करे सर, ज्यादा हाइप क्रिएट करने से बिजनेस मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर देता, ठीक है। बिजनेस को कीप इट सिंपल, ठीक है, चाहे चावल का दुकान चलाओ, ठीक है, या फिर आटा का दुकान चलाओ, या फिर कोई सॉफ्टवेयर बेचो, जो भी बेचो, बिजनेस का सिंपल मतलब सिंपल होता है। इसमें ज्यादा बोलने से वो ज्यादा नहीं हो जाएगा, तरीका सेम है। हर इंसान सुबह उठता है, एक ही सन का रेग लेता है, सूरज का किरण पड़ता है सबके ऊपर, सब उसी हवा का सांस लेता है। जो बंदा ज्यादा रिच माने रिच मैन होगा, वो उसको क्या सूरज अलग किरण देता है क्या? आप समझ रहे हो ना? ठीक है, तो प्लीज कीप इट सिंपल। लोगों को लगता है कि ग्लास बिल्डिंग के अंदर शायद कुछ एक्स्ट्रा होता होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, नथिंग एक्स्ट्रा हैपन इन एनी अदर वर्ल्ड। एक पान का दुकान वाला जैसे सोचते हैं, इन्फोसिस का मालिक भी वैसा ही सोचता है। शायद बात आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आप लिख के रख लो, लिख के रख लो, सोचने का तरीका अलग नहीं होगा। एक पान वाला अगर एक पान दुकान से 10 पान दुकान बनाएगा, ठीक है, एक पान दुकान वाले के साथ मेरा बात हुआ था कोलकाता में, चौरासिया पान भंडार बोल के, ठीक है, उसका कोलकाता में कम से कम 10-12 लोकेशंस में पान का उनका स्टोर है, ठीक है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो बता रहा था कि किस तरह से लास्ट 30-40 साल में वो लोग 10-12-15 कंपनी मैंने कॉर्नर में अपना स्टॉल लगाया, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। तभी एक पान स्टॉल से 15 पान स्टॉल बनाया, और इन्फोसिस भी एक ब्रांच से आज इंटरनेशनल ब्रांच बनाया, चाहे इन्फोसिस हो, TCS हो, व्हाटएवर। तो बिजनेस का लेवल को समझे, बिजनेस छोटा है या बड़ा है मैटर नहीं करता, ठीक है, मैटर ये है कि बिजनेस का फाइनेंस ठीक है कि नहीं।
बिजनेस का मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं, ये मायने रखता है सर। लोगों को लगता है बड़ा कंपनी का बड़ा बात होगा, नहीं सर। बड़ा कंपनी को मैनेज करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, छोटा कंपनी को मैनेज एक ही लोग करता है। तो अंतर तो कुछ है नहीं, ठीक है। मैंने तो आज तक तो मुझे अंतर समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि बिजनेस जब कोई भी चीज बड़ा हो जाता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाता है, क्योंकि हेडेक ज्यादा हो जाता है, और हेडेक ज्यादा मैनेज करने के लिए तो एम्प्लॉय रखा जाता है। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग लगते थे, और कुछ नहीं, ठीक है सर। ये तो कभी सोचते ही नहीं हम लोग। हाँ सर, वही तो दिक्कत है ना, हम लोग जिंदगी को बड़ा टफ करके सोचते हैं। 100 × 13.92, माने सिंपल बात है कि अगर आपका 100 टका का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 13 टका 92 पैसा आपका अगर कॉस्ट है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया लगाने से आपको खर्चा पड़ जाता है 13 टका 92 पैसा। तो अगर बिजनेस को सरवाइव कराना है, अगर बिजनेस को ग्रो करना है, यू हैव टू अर्न मोर देन दिस अमाउंट। दैट मीन्स एटलीस्ट अर्न 100 × 15%। माने 13 टका 92 पैसा आपका कॉस्ट है, खर्चा है, दिस इज योर एक्सपेंस एक्चुअली, ठीक है। ठीक है, एंड इफ यू अर्न 15 रुपीज, ठीक है, इफ यू अर्न रुपीज 15 फ्रॉम योर बिजनेस, 100 रुपया में, हर 100 रुपीज में एटलीस्ट अगर आप 15 कमाओगे, तो आपका 15 रुपीज अर्निंग होगा, आपका इनकम होगा। और इनकम से जब आप कॉस्ट को माइनस करोगे तो बीच में आपका प्रॉफिट रहेगा, मतलब 15 - 13.92, दैट मीन्स 1 रुपी 10 पैसा समथिंग, 1 टका 10 पैसा हर 100 रुपीज में आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप देख लो कि आपको बिजनेस को सरवाइव कराने के लिए कितना चाहिए। तो ये सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है। पर यूनिट का हिसाब निकाल लोगे तो बड़ा बिजनेस का बाकी बड़ा केस भी समझ जाओ। बार बार बोल रहा हूँ कि हाइप क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है, कीप इट सिंपल, एकदम लेमैन की भाषा में समझो, ठीक है। लेमैन माने जो, क्या बोलते हैं उसको, माने अनपढ़ गंवार, ठीक है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसे भी समझ आता है सर, ठीक है। कितना बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग फेलियर हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा पान वाला देखो ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पान वाला बिजनेस प्रॉफिटेबल करके चला रहे हैं, बड़ा बिजनेस अभी भी सोच रहा है क्या करे। सो ऐसा नहीं कि बड़ा बिजनेस, बड़ा नाम से कंपनी बड़ा सक्सेसफुल होता है। आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइन लगा सकता हूँ कि बड़ा नाम के बाद भी वो नाम नहीं रख पाया, लेकिन नाम नहीं है फिर भी प्रॉफिट करता है, ऐसा बहुत अननोन बिजनेस है। नाम ही नहीं है लेकिन प्रॉफिट भरपूर प्रॉफिट करता है, भरपूर बिजनेस को मैनेज कर लेता है। सो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अंदरूनी बातें हैं ना सर, माने इंटरनल सक्सेस, ये फील करना चाहिए आपको, ये फील करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं, ये कंपनी वो कंपनी, हाँ ठीक है, कंपनी को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट द कंपनी, आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट सेक्टर, मेरा ऐसा कोई दुश्मनी थोड़ी है सर, मुझे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, बट मैं कहना ये चाहता हूँ कि टू कीप योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओके, ओके, टू कीप योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ बेटर कंडीशन, ठीक है, आपको सिंपल तरीके से समझना चाहिए। कॉम्प्लेक्स करोगे मुश्किल हो जाएगा सर। चलो, बहुत ज्ञान दे दिया, ज्यादा ज्ञान भी आजकल क्या है ना, बचता नहीं है। ओके, बोलो, जैसे कहते हैं कि भाई उतना खाओ जितना हजम कर सकते हो, तो मैं भी वही सोच रहा हूँ आजकल, उतना बोलना चाहिए जितना बंदा हजम कर पाए अगला। नहीं तो क्या होगा, मैं बोले जाऊंगा, हजम करने का ताकत ही नहीं होगा लोगों में, तो फिर मेरा कहने का क्या मतलब। सर, अच्छा, नहीं देख सर, पता, सबको बोल रहा हूँ, सौमन्यता शालिनी टू एवरीवन। ये क्वेश्चन देखो सर, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट 4 5 क्लास से कर जा रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर से ऐसे क्वेश्चन करे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एकदम मोनोटोनस क्वेश्चन हो गया अभी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी हुआ है, फिर करा रहा हूँ। कंसिडर ए बॉन्ड, एक बॉन्ड कंसिडर करना है विद फॉलोइंग फीचर्स, बॉन्ड का फीचर्स दे दिया मैंने। ये बॉन्ड का मतलब जब भी मैं बोलूँ ना, आपको एकदम चुपचाप लाइव एनएससी का मार्केट देख लेना चाहिए, क्योंकि एनएससी में ऐसे लाखों, हजारों, लाखों नहीं हजारों बॉन्ड ऐसे बिक रहा है। आईआईएफएल कंपनी का बॉन्ड, एनईजेआई का बॉन्ड, आईआरएफसी का बॉन्ड, आईआरईडीए का बॉन्ड, आईआरएफसी का अगेन, इंडिग्रिड का बॉन्ड, आरईसीएलडी का बॉन्ड, हटको का बॉन्ड अवेलेबल है। मेरे लॉट्स ऑफ, यहाँ पर देखो ना, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा ना, भरपूर भरपूर भरपूर, देख रहे हैं ना कितना सारा कंपनी है और उसका बॉन्ड मार्केट में ट्रेडेबल, ठीक है। सब रेट रेट के साथ दे के रखा है, ठीक है, कि कितना उसका इंटरेस्ट है,
कितना उसका मैच्योरिटी है, क्या उसका रेटिंग है। ये देखो, धनी लोन्स बोल के कंपनी है, उसका एक रेगुलर बॉन्ड है, वैल्यूएशन कितना दे रहा है, कूपन रेट कितना है 10.03, फेस वैल्यू है 1000 रुपीज, लास्ट डेट दाम चल रहा है 1002। इसका देखो ये क्या दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर AA रेटिंग दिया है। ठीक है, रेटिंग उतना हाई फाई नहीं है, 2024 के फरवरी में मैच्योर करने वाला है। ठीक है, ऐसे आपको श्रीराम फाइनेंस का भी है, चोला फाइनेंस का भी है। ये देखो कूपन माने इंटरेस्ट रेट, फेस वैल्यू, ट्रेडेड वैल्यू, और इधर आपका रेटिंग, मैच्योरिटी कब होगा। और रेटिंग के आपको पता चलेगा, रेटिंग से क्या पता चलता है सर, रेटिंग से ये पता चलता है कि ये जो कंपनी आपसे लोन रेज कर रहा है, आपको लोन इशू कर रहा है, ठीक है, उनके लिए फाइनेंस है, आपके लिए इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्टर हो, उनके लिए ये फाइनेंस है। ठीक है, वो फाइनेंस कर रहा है, जुगाड़ कर रहा है, भाई हमें पैसा दो हम आपको रिटर्न करेंगे। ठीक है, विथ इंटरेस्ट। ठीक है, इसी के लिए आप उनको पैसा दोगे। तो क्रेडिट रेटिंग देख के करना चाहिए ना। तो कंपनी का क्रेडिट रेटिंग ये बताते हैं, कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस क्या बताता है, क्रेडिट वर्दीनेस। वर्दीनेस क्या होता है, क्रेडिट वर्दीनेस ये होता है कि ये जो कंपनी आपसे पैसा लेने का बात कर रहा है, क्या इसके बिजनेस पे इतना दम है। जैसे वो सलमान खान का एक चलता था ना शो, 10 का दम ऐसे करके ना, क्वेश्चन करता था 10 का दम ऐसे करके। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट हो गया, क्या कंपनी का दम है कि वो आपका पैसा टाइमली रिपे कर पाए। तो रेटिंग जितना हाई होगा दम उतना ज्यादा होगा, रेटिंग जितना हाई है दम उतना ज्यादा है। माने ये कहाँ से पता लगता है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन से। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बने, कंपनी का पीएल देखना पड़ता है, कंपनी का बैलेंस शीट देखना पड़ता है, कंपनी का कैश फ्लो देखना पड़ता है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रैक करके, और बिजनेस का करंट मार्केट माने हवा क्या चल रहा है मार्केट में, प्रोडक्ट का क्या सिचुएशन है, इससे पता लगता है कंपनी का क्रेडिट। कीप इट सिंपल, जस्ट कीप इट सिंपल कि बिजनेस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, आगे का मार्केट क्या है, करेंट पीएल का सिचुएशन क्या है, लास्ट 5 साल में क्या किया है, बैलेंस शीट क्या बता रहा है, बिजनेस में कैश का फ्लो कितना चल रहा है। ठीक है, इस तरह से किसी भी बिजनेस का आप आराम से, ठीक है, टेक्निक आराम से लोगे। जैसे लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप लोग जैसे जो सीएसईए में बन रहा है ना, ये फाइनल काम जब सीएसईए में बन जाता है, ठीक है, जब ये सीएसईए में बन जाता है, करता क्या है सर, फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम क्या है, यही तो एनालिस्ट करना। एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम क्या होता है, इसी को एनालिसिस करना ही फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। वो बिजनेस को दूर का देख सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर को पता होता है ना, एस्ट्रोलॉजर को जैसे पता होता है ना कि ये ग्रह का ये हालत है, उस ग्रह का ये हालत है। ठीक है, तो वो बता देता है आपका किस्मत किधर जा सकता है, क्या करने से क्या रहेगा। ये बिजनेस का एस्ट्रोलॉजर है, ये बिजनेस को दूर से समझ सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली नॉलेज जिसका जितना ज्यादा होता है वो उतना दूर का सोच लेता है। समय लगता है बट ऐसा ही होता है। ऐसे ही कोई सीए में या फिर सीएफए जो भी होते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंडिया में तो ऑब्वियसली सीए का माने एनालिटिकल एबिलिटी को लेकर कोई संदेह नहीं है सर, इंटरनेशनली बड़ा माने मान है, और आजकल सीएमए का भी बड़ा रोल प्ले है वर्ल्ड वाइड। सो माने चल रहा है, धीरे धीरे सीएमए भी ग्रो कर रहा है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीएस को भी जाना पढ़ाया जाता है ये सब चीजें, बट क्योंकि सीएस का थोड़ा प्रैक्टिसिंग एरिया लीगल मैटर में आ जाता है, तो उनको उतना फाइनेंशियल डिस्कशन में मौका नहीं मिलता। हाँ, वो एनालिसिस करते हैं लीगल रिपोर्ट में, लेकिन कंट्रीब्यूट भी करते हैं, वर्किंग वर्ल्ड ओपन है सबके लिए, बट फिर भी जैसे हम लोग पता है कि किसका काम का जगह क्या है। तो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आपको हमेशा इस चीज के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है सर। तो प्लीज आगे का देखिए सिचुएशंस। अच्छा, यहाँ पर आपको एक्चुअली इन्वेस्टर को बताना है, यू हैव टू गाइड इन्वेस्टर्स कि इसमें आपको इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 3 क्वेश्चन है इसमें, चलो मैं एक एक करके बताता हूँ। इसका फेस वैल्यू 1000 टका है और कूपन रेट 12% है, एनुअल पेबल है, और रिमेनिंग मैच्योरिटी 6 साल का है, मैंने अभी टाइम है, और मार्केट प्राइस इसका चाम चल रहा है 940 में, मैंने सस्ता में चल रहा है बेसिकली, देखो तो डिस्काउंट मैंने फेस वैल्यू से भी कम दाम में चल रहा है। ना क्वेश्चन यही है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए। सिमिलर बॉन्ड मार्केट में 16% दे रहा है, सिमिलर बॉन्ड मार्केट में 16% यील्डिंग दे रहा है। ठीक है, 4 साल पहले ये इशू किया था 980 टका में, 4 साल पहले जब आया था मार्केट। और फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने मार्केट में आने का जो कॉस्टिंग लगा था वो 2%, मैंने मार्केट में मार्केटिंग करने का पैसा। किसी भी, ये सब फाइनेंशियल एसेट है, ये सब कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, और एक एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लॉन्च करने का पैसा लगता है। मार्केटिंग, पेपर में बताना, न्यूज चैनल में बताना, फिर आपका अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसको शो करना, फिर जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेड होगा उसमें उनको, जैसे एनएससी में अगर लिस्टेड है तो एनएससी को पैसा देना,
बीएसई में लिस्टेड है तो बीएसई को पैसा देना, ठीक है। तो जहां जहां लिस्ट करेंगे उसमें पैसा देना पड़ता है, जिसका भी कंपनी जो भी फंड रेज करेगा तो उसके तहत उनको खर्चा आ जाता है 2%। मैंने अगर 100 रुपीज उठाना है तो 2 टका खर्चा पड़ेगा, तो 98% बेसिकली आपका बचेगा। तो ये आपको मैं पहले भी दिखाया, लास्ट लास्ट क्वेश्चन में भी, फिर से यहाँ पर दिया है फ्लोटेशन कॉस्ट। सर भूलना नहीं चाहिए सर, आप लोग ना प्रैक्टिस में बने रहना, हमेशा क्लास को 2 बार 3 बार सुनते रहना, देखना भूलोगे नहीं। प्रॉब्लम यही है कि आज पढ़ोगे और फिर कॉपी बंद करके रख दोगे। ज्यादातर केस में मैं देखता हूँ, कोई कोई है मुझे पता है, नाम तो लेना नहीं चाहिए, बट कोई कोई है जो सीरियसली प्रैक्टिस बना के रखता है और इसलिए टाइम पे जवाब भी मुझे देता है, और एग्जाम भी लेता हूँ तो परफॉर्म भी करता है। अच्छा चलो, इसको सॉल्व करने का एक तरीका सिखाते हैं सर। क्या बोलते हैं सर? कैश फ्लोज फ्रॉम दी बॉन्ड, और एग्जाम देते रहो सर, एग्जाम देते रहो, एग्जाम देना बंद मत करो। एग्जाम देना बंद कर दोगे मुश्किल हो जाएगा। कैश फ्लोज फ्रॉम दी बॉन्ड आर शोन बिलो। ऑफलाइन में आओ, टेस्ट दो, अपना माने परिस्थिति समझो कि आप कहाँ हो, आपका स्टेटस देख लो, या आपका प्रिपरेशन कितना नीचे है कितना ऊपर है। अच्छा, यस, ये रहा आपका कैश फ्लो। अब मैं आपको कुछ चीज बताने जा रहा हूँ। IV0 कैलकुलेट करना है सर। IV0 मैंने, सर IV0 मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू, किसी भी बॉन्ड या शेयर का ओरिजिनल वैल्यू पे आना है। इसके लिए क्या करना है सर, मैं यहाँ पर, ये 6 साल का बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ये 6 साल का है, देखो लिखा है, जब से इशू हुआ है उसके बाद से इसका मैच्योरिटी, अच्छा जब से इशू हुआ है उसके बाद से नहीं, अभी भी 6 साल बाकी है इसको मैच्योर होने में, ठीक है। स्टिल 6 years रिमेनिंग टू मैच्योर, तो मैच्योर होने में 6 साल बाकी है। एज पर दी क्वेश्चन, जैसे आपको मैं एनएससी में दिखा रहा था, इसमें कितना सारा देखो, कोई 2025 में मैच्योर करेगा, तो कोई 2024 में मैच्योर करेगा, कोई 2029 में करेगा, है ना। इसी से पता लग जाता है कि आप जिस डेट से कर रहे हो उस डेट से आप उसका मैच्योरिटी देख लो कि बॉन्ड कितना देरी में मैच्योर करेगा। इतनी सी बात है ना, ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है। 3 4 5 6 साल, तो ये हो गया ईयर। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला सर, बड़ा सिंपल है, 1000 टका का फेस वैल्यू है और 12% का इंटरेस्ट है। इसका मतलब अगर मैं सिंपल करूं, 1000 में 1000 का बीट कितना होता है, 1000 का 12%, 120। 1000 का 12% 120 होता है। इसका मतलब है कि कंपनी आपको बोल रही है कि हर साल आपको 120 टका करके दिया जाएगा फेस वैल्यू पे, ठीक है। सॉरी 1000, 1000 का, 100 नहीं, 100 नहीं सर, 1000 का 12%, तो कितना होता है 120। ओके, तो फर्स्ट ईयर मिलेगा 120, सेकेंड ईयर भी 120, थर्ड ईयर भी 120, फोर्थ ईयर भी 120, फिफ्थ ईयर भी 120, सिक्स्थ ईयर भी 120, ऐसा करके चलता जाएगा। मतलब चलता नहीं, 6 साल बाद मैंने, आउट अप टू 6 years तक ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट सर, आपको ये कैलकुलेट करना है, ये जो आपको 120 करके हर एक साल बाद, 1 year लेटर 120, 2 year लेटर भी 120, 3 year लेटर भी 120, ये जो आपको मिलता रहेगा, आपको ये समझना है, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। पिक्चर को क्लियर करो सर, ये माइंड मैप बना रहा हूं मैं एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली माइंड मैप। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चल क्या रहा है। ये माइंड मैप इसलिए है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। फॉर्मूला या फिर कैलकुलेटर का जो हिसाब है वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ, बट कैलकुलेटर या फॉर्मूला के अंदर जाना क्यों, जाना क्यों। ये जो 6 साल आप 120 120 120 करके उठाओगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू माने इसका ओरिजिनल वैल्यू पे आना है। तो ये 120 का आपको इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, जिसमें रिक्वायर्ड रिटर्न आपका है 16%। सर रिक्वायर्ड रिटर्न 16% क्यों? क्योंकि सिमिलर बॉन्ड मार्केट से आपको 16% रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, दे रहा है। तो अगर मार्केट में 16% रिटर्न सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड दे रहा है, तो जिस बॉन्ड पे आप अभी इन्वेस्ट करोगे उस बॉन्ड का दम आपको फाइंड आउट, ये कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्लास कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में इसको समझाए थे। IV0 इक्वल्स टू 120 इंटू PVAF
16% का रिक्वायर्ड रिटर्न है और 6 साल का टाइम पीरियड है। और आपका रिडेम्पशन वैल्यू भी यहाँ पर देके रखा है क्या? हाँ बोला है सर, ये देखो आपका 1000 टका का फेस वैल्यू है बॉन्ड का, और प्रीमियम में रिडेम्पशन हो तो 1000 का 5%, 1000 का 5% मैंने 50, 50 मैंने 1000 तो आपको मिलेगा ही, एक्स्ट्रा और 50 मिलेगा, मैंने 1050, 1050 इज योर, 1050 इज योर रिडेम्पशन वैल्यू। मैंने जब ये मैच्योर करेगा आपको 1050 मिलेगा, ठीक है, फेस वैल्यू पे। अब एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है, लॉट लेना पड़ता है, कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा आपको एक्चुअली खर्चा करना पड़ता है। ये एक एक यूनिट का कॉस्ट है सर। ये जो मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, दिस इज फॉर वन शेयर, फॉर वन बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड का एक यूनिट का खर्चा है। तो 1050 आपको मैच्योरिटी के बाद मिलेगा, ठीक है, रिडेम्पशन में मिलेगा। इसको पीबीआईएफ करो। पीबीआईएफ माने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। इससे भी आप 16% रिक्वायर्ड रेट में 6 साल का हिसाब निकालना, ठीक है। कितना साल का? 6 साल, यानी 6 साल बाद आपको इतना मिलेगा, तो आज का वैल्यू निकालना। तो हर चीज में हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं सर, कि जो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा ना उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर, क्योंकि फ्यूचर में जो मिलेगा वो तो दिख रहा है, लेकिन प्रेजेंट में क्या है, उसमें क्या है पता लग जाता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी सेलिब्रेटेड माने कैलकुलेशन का तरीका, वन ऑफ द वेरी फेमस तरीका सर, मार्केट में किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यूएशंस को अंडरस्टैंड करने। इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो पीबीएएफ है इसे एन्युटी फैक्टर कहते हैं, इसे एन्युटी फैक्टर कहते हैं। मैंने आपको बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, काम तो कैलकुलेटर करेगा, आपको बस तरीका आना चाहिए, एकदम 2 मिनट में सॉल्व हो जाता है सर। 120 आपको एक्चुअली, ये जो 120 है ना आपको हर साल मिलेगा। तो जब इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ इक्वल पीरियडिकल अमाउंट, पीरियडिकल अमाउंट माने आपको हर साल 120 120 120 करके मिलेगा। तो ये इसका वैल्यूएशन कितना है आज के डेट में, यू हैव टू फाइंड दैट। तो क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट आप कैलकुलेटर में, मैं लास्ट दिन सिखाया था इसका कैलकुलेटर का बात बार बार करता हूँ। 16% आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है, हाँ सर। तो 16 करो, 16% मैंने 16 डिवाइडेड बाई 100 करो, तो 0.16, इसको +1 कर दो, माने 1.16। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? So if you invest 1 rupee, you will get back 1.16. 1 टका is your principal and 0.16 is your interest, ठीक है। 1 रुपी इन्वेस्ट करने से 1.16 मिलता है, ये सिंपल मतलब होता है, ठीक है। 1 टका इन्वेस्ट करने से 1 टका 16 पैसा मिलता है, ये सिंपल तरीका होता है। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? नाउ पॉइंट अगेन, 1 टका 16 पैसा निकल गया। अब आपको प्रेजेंट में आना है ना, तो क्योंकि आपको प्रेजेंट में आना है, पीवीएएफ करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर चाहिए आपको। तो आप अपने कैलकुलेटर में डिवाइड दबाओगे, 2 बार डिवाइड, 2 बार डिवाइड करने के बाद आपको इक्वल और एम प्लस करना है, ठीक है। किसी किसी के कैलकुलेटर में अगर डायरेक्टली जीटी होता है तो डायरेक्ट जीटी में भी हो जाएगा, मैं यहाँ पर मेमोरी वाला करा रहा हूँ। एक, sorry, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितना आया रिकॉल करूंगा, इसको इंटू कर दूंगा 120 के साथ। 560, नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरा? आई थिंक एक बार ज्यादा मैं कैलकुलेट कर दिया, मैं और एक बार करके दिखाता हूँ। आई थिंक मैंने एक 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 बार ज्यादा कर दिया। 1.16 डिवाइड डिवाइड, ये जो आया इसको m प्लस 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, 5 बार करेंगे, 6 बार करेंगे। 8.36 इंटू ना, কিছু ভুল হচ্ছে আমার কি কথা, আমার কি ভুল হচ্ছে বলতো, क्या गड़बड़ हो रहा है? 1.16 डिवाइड डिवाइड इक्वल m प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ओहो, मेमोरी में कुछ है क्या? ये बीच बीच में मेमोरी बड़ा झमेला करता है इसमें। तो फिर से एक बार कर रहा हूँ सर, रुको। 1.16 डिवाइड डिवाइड इक्वल m प्लस 1 बार, 2 बार, 3 बार,
4 बार, 5 बार, 6 बार रिकॉल करने से, हाँ ये सही आया सर, एकदम परफेक्ट है। इससे पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा मेमोरी में ना जम गया था। आपके कैलकुलेटर में भी कभी कभी होता होगा, थोड़ा उसको साफ कर लीजिएगा, मैंने मेमोरी को डिलीट कर दीजिएगा। 3 के बाद आप पॉइंट के बाद आप 4 घर ले लो, 3.6847। ठीक है सर, ये 3.6847 क्या है? दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर। इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। मैंने 120 इंटू ये जो 3.6847 आया है ना सर, यही हमें चाहिए। ये फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर, इसको इंटू कर दो इसके साथ। ठीक है, इसको इंटू कर दो इसके साथ तो आपका वैल्यूएशन आ जाएगा। माने 120 हर साल मिलेगा 6 साल तक, उसको अगर आज कन्वर्ट करें तो उसका वैल्यू मिल जाएगा। ये बैंक में भी हम लोग कहीं पर पैसा जमा करते हैं, बैंक हमें बोलता है कि आपको हर साल इतना 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 करके दिया जाएगा, तो आपको पता करना है उसके लिए आज कितना जमा करें। ठीक है, आज कितना जमा करें, तो आज कितना जमा करें उसका वैल्यू निकल गया सर। 120 इंटू 3.6847, 120 इंटू 3.6847, इसको इंटू कर देते हैं 120 के साथ, 442 टाका, 442.16। क्या 100 बार एस्टेट है? हाँ सर, आया है आप लोगों का? नील तथा बोलो सर, शालिनी, एनीवन? এটা এসছে? I hope এসছে। Yes, sir. 442.16। ठीक है, तो दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू। मैंने इतना सिंपल समझो कि ये जो हम लोग कर रहे थे ना, अगर आज 442 टका 16 पैसा 16% रेट में रिक्वायर्ड करते हैं और एवरी ईयर आपको 120 करके दिया जाएगा, तो उसके लिए आज आपको 442 टका जमा करना पड़ेगा। जैसे लोग पेंशन में पैसा लेते हैं, रिटायरमेंट के बाद काफी लोग क्या करते हैं आपको पता होगा, रिटायरमेंट के बाद ना एक पेंशन फंड होता है। ठीक है, पेंशन फंड में पैसा जमा कर देते हैं और उस पैसे से एवरी ईयर आपको एक पेंशन का एक अमाउंट मिलता रहता है। जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं वो उस तरह से अपना गुजारा करते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे 10 लाख 20 लाख जो भी मिलता है, उस 10 लाख को बैंक में फिक्स कर दिया और फिर बैंक बोला कि आपको एवरी मंथ इतना 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 करके मिलेगा। तो यहाँ पर तो ये छोटा सा समझा, तो वहां पर अगर आपको बैंक बोलता है कि आपको एवरी मंथ 10,000 मिलेगा, ठीक है, जितना दिन अभी अगला 10 साल तक, अगला 15 साल तक आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, तो उसमें आप डिसाइड कर लो कि हर महीना 10,000 मिलेगा। ठीक है, तो एनुअल कितना मिलेगा, तो उसके लिए आज मुझे कितना पेंशन फंड में जमा करना है। अगर कोई रिटायरमेंट के बाद, ये सब रिटायरमेंट प्लानिंग में भी सिखाया जाता है, रिटायरमेंट के बाद आपके पास आता है और आपको आके बोलता है, कोई घर के बड़े बुजुर्ग, आपका पापा, आपका दादाजी, नाना जी, एनीवन, आपको आके बोलते हैं कि बेटा देख तो सीए कर रहा है, सीए में कर रहा है, ये मेरा क्या हिसाब होगा। अब उनको बता देना, पापा को भी बता देना कि पापा ऐसे करो। ठीक है, आप इतना इतना पैसा जमा आपको मिलेगा, बैंक इतना बता रहे हैं, आप फटाफट कैलकुलेटर लो और हिसाब करके बता दो कि आज आपको कितना जमा करना पड़ रहा है। आप फटाक से समझ जाओगे। और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में भी पूछ लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सा बैंक कितना दे रहा है, जहां आपको बेनिफिट ज्यादा है, रिस्क कम है, वहां पर पैसा रख दो। ठीक है, बहुत बेनिफिटेड चीज है सर, जो बंदा समझ जाते हैं काफी हेल्प होता है। पर बाकी पर्सनल माने अपना अपना, पढ़ाई को जिंदगी में काम पे लगाना है कि नहीं लगाना है, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। अच्छा, एक हिसाब अभी भी बाकी है सर, ये जो 1050 मुझे 6 साल बाद मिलेगा, इसका भी आज का हिसाब करना है। तो इसको तो प्रेजेंट वैल्यू में ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसको एनुइटी नहीं बोलते हैं। एनुइटी तो जब सीरीज ऑफ इक्वल होता है उसे एनुइटी बोलते हैं। इसको क्या करें? अच्छा, मेमोरी में कुछ है कि नहीं? नहीं है, चलो मेमोरी साफ है। मेमोरी हिस्ट्री में कुछ है, हिस्ट्री को भी साफ कर दो। ठीक है, हिस्ट्री भी साफ, मेमोरी भी साफ है एकदम, चलो बढ़िया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन 1.16 16% मेरा रिक्वायर्ड है, इसको मैं डिवाइड करूंगा। लेकिन इस बार और मेमोरी में देने का जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल पीवीआईएफ करना है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। इसे ना डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो आपका रिक्वायर्ड रिटर्न है उसको कैलकुलेटर में 16 बाय ऐसे करके 16 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 100 करो। ये क्या हो गया रे, क्या क्या ऐड हो जाता है, फिर से कुछ हो गया क्या? ओ अच्छा, 16 डिवाइडेड बाई 100 करो कैलकुलेटर में। कॉमर्शियल कैलकुलेटर बेस्ट है सर,
क्योंकि यहाँ पर मैं कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर यूज करता हूँ ना, ये थोड़ा बहुत मुझे परेशान करता है। तो 0.16 इसको प्लस कर दो 1 के साथ, 1.16 कैलकुलेटर में डिवाइड दबाओ जितना आपका पावर में है, मैंने 1.16 टू दी पावर 6 करना है, टू दी पावर 6 करना है, पावर में 6 है, मैंने 6 साल के लिए आपको जानना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार, जितना आएगा इंटू 1050 करना। इतने सी काम है, इतना सा काम, समझे सर? माने ये जो फैक्टर आया लास्ट में 0.4104, 0.4104, ठीक है, दिस इज योर फैक्टर, ये एक्चुअली आपका फैक्टर है। तो आपको क्या करना है, 1050, मैंने यहाँ पर एक्चुअली लिख देना चाहिए, यहाँ पर 1050 इंटू 0.4104 इंटू कर दो। तो 1050 को 0.4104 से इंटू करने के बाद हमारा क्या वैल्यूएशन आ गया फैक्टर को, कितना मिल गया सर? 430। कितना मिल गया? 430, 430.96। कहाँ मिला? ये देखो कैलकुलेटर, 430.96। सर इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सिंपल है, चीजों को सिंपल रखो सर, बार बार बोल रहा हूँ। इसका सिंपल ये मतलब होता है कि ये जो हम लोग यहाँ पर बता रहे थे ना, ये देखो 442 का मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू इधर आया था, ठीक है, मैंने इस 120 का, और इसके साथ ऐड हो जाएगा ये जो 430 का 96 है। तो 442 16 पैसा और 430 96 ये दोनों को ऐड कर दो, इस दोनों को ऐड कर दो, इसके साथ ऐड कर दो 442.16, 873 12 पैसा, 873.1। सर ये क्या है? सर ये वो वैल्यू है जिसका आप हमें इंतजार था, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू। माने ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है जिसका करेंटली मार्केट प्राइस, जिसका करंट मार्केट प्राइस एज पर द रिक्वायर्ड रिटर्न, एज पर द रिक्वायर्ड रिटर्न, एज पर द रिक्वायर्ड रिटर्न, इसका करंट मार्केट प्राइस 940 जा रहा है, ठीक है, 940 जा रहा है, जो इशू हुआ था 980 में। लेकिन उसका जो करंट रिक्वायर्ड रिटर्न के हिसाब से उसका जो करंट स्थिति है उसमें उसका एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए एज पर द फाइनेंशियल सिस्टम 873.1। तो इतना समझो सर कि अगर किसी का ओरिजिनल प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू बने उसका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, अगर उसका एक्चुअल वैल्यू, अच्छा मार्केट के केस में कभी कभी थोड़ा बहुत प्रीमियम मैटर भी होता है, कंपनी का गुडविल मैटर भी आता है, वो अलग चीजें, मैं उस पर भी नहीं बात करता। बट सिंपल तरीके से अगर फाइनेंशियल कैलकुलेट किया जाए तो एक्चुअल वैल्यू इसका होता है 873 12 पैसा। तो आपको क्या पूछ रहे हैं सर, व्हाट इज द एडवाइस यू शुड गिव? क्योंकि आपको यहाँ पर पूछा है फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू, मैंने हम लोग ना फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब ढूंढिए, फाइंड आउट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। आप बॉन्ड का इन्वेस्ट, मैंने ये जो आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर हजारों बॉन्ड बना हुआ है, ये देखो, इसमें से कोई भी बॉन्ड में अगर आपको कोई पूछता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप मार्केट के कंपनी के बारे में थोड़ा देख लो, कंपनी अच्छा है कि कंपनी कितना स्टेबल है, कंपनी कितना स्टेबल है वो रेटिंग से पता लग जाए। फिर आप हिसाब लगा लो भाई, इतना इंटरेस्ट है, इतना फेस वैल्यू है, इतना लास्ट ट्रेडेड मार्केट में चल रहा है, ठीक है, मैंने एक्चुअली लास्ट ट्रेडेड क्या, ये ट्रेडेड प्राइस, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर ट्रेड हो रहा है इसका मतलब कि अगर आपको आज के डेट में मार्केट में लेना है ना, इसको 5,000 में नहीं मिलेगा, ये आपको 5,400 में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेड हो रहा है ना, क्योंकि इसका वैल्यूएशन ज्यादा है तो इसलिए 400 एक्स्ट्रा चल रहा है। इसका देख रहे हैं सर, रेगुलर है, 8.51 इंटरेस्ट दे रहा है, क्रेडिट रेटिंग इज वेरी हाई। जी मैंने इंडिया का जितना फेमस रेटिंग एजेंसी है लाइक क्रिसिल, केयर, फीच, सॉरी आईसीआरए, सबने इसको अच्छा रेटिंग दिया। अभी नेक्स्ट मंथ में मैच्योर करेगा ये, नेक्स्ट मंथ में मैच्योर करेगा ये। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको कोई भी पूछे आप इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा सकते हो कि भाई आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सिंपल तरीका है, ये तरीका है कि किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, ये सिंपल तरीका है। तो अगर वो मार्केट प्राइस उसका ज्यादा जा रहा है, ठीक है, और आपका वैल्यूएशन कम आ रहा है, तो ये तरीका है कि आप इतना समझ जाओ कि आप उनको बोलो, एडवाइस करो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ये सीन तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सीन P0, P0 माने
एक्चुअल प्राइस जो अभी मार्केट में चल रहा है हमारे क्वेश्चन में, एक्चुअल प्राइस इक्वल्स टू 940, क्योंकि एक्चुअल प्राइस अभी 940 का है, ठीक है, विच इज ग्रेटर देन आईपी0, यानी ओरिजिनल वैल्यू से करंट प्राइस महंगा है, ठीक है। आईपी0 कितना आया सर? 873.12, 873.12, ठीक है। ये आपका रिसेंटली हम लोग अभी अभी कैलकुलेट किए, ये जो 873.12 है ना, अभी कैलकुलेट किए सर हम लोग, और एक्चुअल प्राइस 940 चल रहा था। तो सिंस P0 माने एक्चुअल प्राइस इक्वल्स टू 940 एंड माने वो ग्रेटर देन हो गया IB0 से, सो बॉन्ड इज ट्रेडिंग रिच, रिच माने एक्सपेंसिव, ट्रेडिंग एक्सपेंसिव, ठीक है, बॉन्ड एक्सपेंसिव जा रहा है एंड शुड नॉट बी परचेज्ड, ये भी महंगा जा रहा है सर, तो परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका ओरिजिनल प्राइस 873 के आसपास होना चाहिए वो 940 में जा रहा है, तो अगर आप परचेस करोगे तो चांसेस इज वेरी हाई कि ये गिर जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है, आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा, शुड नॉट बी। ये आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइस होगा, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बाकी जब आप रियल लाइफ में आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालोगे, शेयर में पैसा डालोगे ना, आप और ऑटोमेटिकली नॉलेज ग्रो करेगा आपका। प्रैक्टिकल सेंस के लिए बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सेंस के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग शेयर मार्केट में जो लोग ऑलरेडी हो वो तो समझ रहे हैं, जो नहीं है वो धीरे धीरे शेयर मार्केट में आओ सर, शेयर मार्केट में आओ, कैपिटल मार्केट में आओ, आपको पता लगेगा कि रियल वर्ल्ड काम कैसे करता है, आपका नॉलेज एनहेंस होगा ही होगा, ठीक है, गारंटी होगा ऐसा। आगे का खेल है सर, ये हो गया पहला क्वेश्चन, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द YTM ऑफ द बॉन्ड एंड गिव योर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अब ये यील्ड टू मैच्योरिटी ढूंढना है, ये जो हम लोग कई बार देखते हैं ना कि शेयर का यील्डिंग पावर कितना है, जैसे मार्केट में दूसरे सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड का यील्डिंग है 16%, ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है इसका मैच्योरिटी का यील्डिंग पूछ रहा है कि ये अगर मैच्योर करता है तो इसका यील्डिंग कितना हो। यील्ड माने उत्पाद क्षमता, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, बंगाली में बोलते हैं उत्पादन क्षमता, यानी किसी पर्टिकुलर एसेट का ना एक उत्पादन क्षमता होता है, एक यील्डिंग पावर होता है, ठीक है। तो उस यील्डिंग पावर को ढूंढना है कि भाई ये बॉन्ड कितना यील्ड दे सकता है आपको, इसके बॉन्ड में कितना दम है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्योंकि ये सब डिस्कशन मैं फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ, पहले भी इसके बारे में बात हुआ है, ये तो अभी प्रैक्टिस जारी है सर। तो हमें बस क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए सर? हमें ये पता है कि हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 120 करके, हमें ये भी पता है कि मेरा रिडेम्पशन होगा 1050 में, इफ मैंने रिडेम्पशन कर, ठीक है, रिडेम्पशन वैल्यू। अच्छा, हमें ये भी पता है कि मार्केट में प्राइस चल रहा है 940 का, 940 का, और एन चल रहा है 6 इयर्स का, माने ये अभी अगर मैं लेने जाता हूँ 6 साल अभी भी मैच्योरिटी बाकी है इसका, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन पर्याप्त है सर, है ना, कैलकुलेशन करने के लिए। YTM का फॉर्मूला क्या है सर? YTM का फॉर्मूला है I+F-P डिवाइडेड बाई N, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, इसको स्मॉल n करो या बड़ा n, जो भी जैसे आप करोगे उसी तरह से कर देना, A+P/2। मतलब क्या, माने आप जो भी नाम दोगे ना उसका मेंशन कर देना कि आई का मतलब इंटरेस्ट है, एफ का मतलब रिडेम्पशन वैल्यू है, पी का मतलब करंट प्राइस है, ठीक है, एन का मतलब मैच्योरिटी है, माने नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग है, एन माने 6 इयर्स, माने नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग, नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग, जो भी है मेंशन कर दीजिएगा, मेंशन कर देना कि आपका कब क्या है नहीं है, ठीक है। पी फॉर करेंट प्राइस, माने जो अभी चल रहा है, करेंट प्राइस, ये सब मेंशन कर देना। अब आपको सारा डेटा बता गया, बस पुट करो यहाँ 120 प्लस एफ कितना है, रिडेम्पशन वैल्यू कितना है 1050, 1050 माइनस क्या करें 940, डिवाइड कितना करें 6, होल डिवाइडेड कितना करें 1050, प्लस कितना करें 940, होल डिवाइडेड कितना करें 2। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सिंपल, प्लस माइनस करो, डिवाइड करो और मुझे बताओ कितना है। न्यूमरेटर में आ जाएगा सर 138.33
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 995। ये करने के बाद आपका आ जाएगा 13.90, 13.90, 13 टका 90 पैसे, ठीक है, मैंने 13.90%, ठीक है। और मार्केट में कितना चल रहा है रिक्वायर्ड, मार्केट में रिक्वायर्ड कितना चल रहा है, मार्केट में रिक्वायर्ड चल रहा है, मैंने मार्केट में सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड मार्केट में 16% रिटर्न दे रहा है, और हमारा यील्डिंग है 13.90, तो मेरा वाला सस्ता जा रहा है, ठीक है। मैंने ये सस्ता जा रहा है इन द सेंस, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने बेसिकली महंगा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में 16% मिल रहा है और ये 13.90, मैंने ये महंगा है। अगर मार्केट में 13.90 है, सॉरी गलत बोला, मार्केट में 16% अवेलेबल है और करंट बॉन्ड 13.90 देगा, तो इन्वेस्टर करंट में जाएगा कि मार्केट में जाएगा, दूसरे वाले बॉन्ड जो 16% देगा। तो ऑब्वियसली ये महंगा जा रहा है, जो आपको 13.90 यील्डिंग दे रहा है वो महंगा है, क्योंकि 16% सस्ता है आपके लिए, क्योंकि ये ज्यादा देगा आपको रिटर्न। इन्वेस्टर के एंगल से सोचो। हेलो, नहीं लेटा बुझते पहले चीज तो था, ये वाला बात समझ में आया आप लोग कि मार्केट में सिमिलर बॉन्ड 16% दे रहा है और आपका बॉन्ड का यील्डिंग 13.90 है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेटा क्लियर तो लिखो सर, सिंस YTN दैट इज 13.90 इज लेस देन रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है, लेस देन रिक्वायर्ड रिटर्न, आर मैंने रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सो बॉन्ड इज, रिकॉर्ड कितना है 16, रिक्वायर्ड is 16, so bond is trading expensive, तो बॉन्ड इज ट्रेडिंग एक्सपेंसिव, ये महंगा जा रहा है बॉन्ड, कम रिटर्न दे रहा है, सिंपल बात है, कम रिटर्न दे सकता है ये, द बॉन्ड इज ट्रेडिंग एक्सपेंसिव एंड शुड नॉट बी परचेस्ड। तो दोनों एंगल से हम लोग पहले इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, इसमें YTN देखें। आप एक चीज फॉलो करना, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसका कम रहेगा मार्केट प्राइस से, उसका YTN भी मार्केट से कम ही हो जाता है। So since YTM that is 13.90 less than required return that is 16%, bond is trading expensive should not be purchased. बस ये एडवाइस आपको देना है अपने क्लाइंट को। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है बात? हाँ सर, टेल मी। কিরে বুঝতে পেরেছিস? সবার বোঝা যাচ্ছে তো? तथा नील, एनीवन सर, थोड़ा आवाज दे दो, मुझे भी समझ आ जाएगा कि आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं। ओके नील, नील का माइक ऑन है, मैं समझ सकता हूँ, बट मुझे आवाज नहीं मिली, कोई बात नहीं, ठीक है। चौथा क्लियर तो? समन्विता, शालिनी? हाँ सर। ओके सर, इसमें और एक चीज था, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ सर, क्वेश्चन में और एक सिंपल पॉइंट था, फाइंड आउट द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट। फाइंड आउट करना है पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट इफ टैक्स रेट इज 30%। यदि टैक्स रेट 30% হয় তাহলে पोस्ट टैक्स केडी कत হবে, ठीक है, पोस्ट टैक्स केडी मैंने टैक्स देने के बाद का डेब्ट का रेट फाइंड आउट करना है। सर ये तो आसान से हो जाएगा, मैंने आपको केडी फाइंड आउट करना है बट टैक्स देने के बाद, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? पोस्ट टैक्स केडी, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये केडी का फॉर्मूला यूज करना है। डिवेंचर का कॉस्ट फाइंड आउट करने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ केडी करना है। ये आपको बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ। जैसे सोल्यूशन 3, ये जो है वो एक थर्ड नंबर सोल्यूशन है, ये बहुत पॉपुलर है सर, एग्जाम में बहुत पूछते हैं। सो वी हैव आई इंटू 1 - t, हमें क्या पता है, ये इंटरेस्ट को क्या आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है, तो आई इंटू 1 - t, हमें पता है मेरा इंटरेस्ट है 120 और मेरा टैक्स है 30%, है ना सर? टैक्स रेट 30% गिवन है, इट्स गिवन, एंड आपका इंटरेस्ट कितना है, कूपन रेट 12% है, तो 1000 का 12% कितना होता है 120। तो अभी 120 को अगर हम पोस्ट टैक्स में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगा, क्योंकि प्री टैक्स में तो 120 मिल रहा है, प्री टैक्स में तो 120 मिल रहा है,
तो इसको अगर हम लोग आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करें तो 1 माइनस टी करेंगे, 120 इंटू 1 माइनस 0.7 होगा, क्योंकि 30% तो सॉरी 0.3 होगा, सॉरी 0.3 होगा, यानी 0.3 माने 120 इंटू 0.7 बचेगा। 0.7 बचने के बाद आपका बचेगा 84। 84 क्या है? आफ्टर टैक्स डेब्ट का वैल्यूएशन। जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था टैक्स देने के बाद, ये 84 होगा, टैक्स से पहले 120 है, यानी ये आपने पहले ही कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया आपको आगे पता लग जाएगा, अभी कन्वर्ट करने का सुविधा क्या है। क्योंकि हम लोग पोस्ट टैक्स, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में नॉर्मल केडी नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने डायरेक्ट पूछा था पोस्ट टैक्स, टैक्स देने के बाद केडी का वैल्यू बता, टैक्स देने के बाद केडी का वैल्यू बता। और आपको मैं लास्ट दिन केडी का फॉर्मूला लिखाया था, केडी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, याद है सर? अगर याद नहीं है तो प्लीज रिवाइज करें, लास्ट क्लास में ही हम लोग केडी किए थे। तो केडी का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको फॉर्मूला भी बताता हूँ और नेसेसिटी पॉइंट्स भी जो हमें चाहिए। तो मैं एक बार केडी का फॉर्मूला आपको रिकॉल कराता हूँ। केडी का फॉर्मूला ये था, केडी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई इंटू 1 माइनस टी प्लस ए प्लस पी नेट डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई ए प्लस, सॉरी ये वाला माइनस होगा, ऊपर वाला माइनस होगा, ए माइनस पी नेट डिवाइडेड बाई एन, नीचे वाला प्लस होगा ए प्लस पी नेट, पी नेट माने नेट प्राइस, हाँ, डिवाइडेड बाई 2। सेम काइंड ऑफ है, जैसे YTN का है ऑलमोस्ट तरीका वैसा ही है, ठीक है, थोड़ा कुछ कुछ नाम अलग आपको मिलेगा। अब ये फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे तो हमें केडी मिल जाएगा। तो हमें क्या क्या पता लग जा रहा है सर, हमें जो जो चीजें पता लग जाएगा उसको देखो। ये पोस्ट टैक्स केडी मिल गया, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट मिल गया 84 आई इंटू 1 माइनस टी पोस्ट टैक्स, ये मिल गया। और क्या चाहिए सर? और हम लोग को जो जो चीजें मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा 1050, 1000 का बॉन्ड था, रिडेम्पशन होगा 1050 में, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन ने बोला था कि 5% प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा, क्वेश्चन में गिवन था। तो ये हो गया 5% का, तो 1000 का 1050 हो गया। अच्छा पी नेट माने फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करके, माने बॉन्ड को मार्केट में लाने का खर्चा क्या है, पी इंटू 1 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी बॉन्ड का टोटल प्राइस जो है वो है 940 चल रहा है करेंटली। इसको अगर हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करें तो 0.02 होगा, क्योंकि 98 2% फ्लोटेशन है। तो 2% का मतलब क्या, 2% का मतलब क्या होता है, 2 डिवाइडेड बाई 100 होता है, माने 0.02। तो 0.02 अगर माइनस हो जाएगा 1 से तो बचेगा क्या, 0.98, मैंने 98% बचेगा। तो 940 अगर मार्केट में चल रहा है, इसका 98% निकाल दो, या फिर 0.98 निकाल दो, एक ही बात है, 0.98 बने 98%। तो आपको क्या करना है, 940 का 98%, 940 का 98%, 921 टका 20 पैसा, 921.2, 921. ये हो जाएगा आपका पी नेट, माने मार्केट में जो शेयर का दाम चल रहा है उससे उसका फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना चाहिए, क्योंकि शेयर को मार्केट में फ्लोट करने का जो खर्चा है वो माइनस करके ही आपको कैलकुलेशन मिलेगा। तो ये हो गया। और क्या चाहिए आपको, आपको एन चाहिए, एन जो है वो 6 ईयर्स का है, मैंने नंबर ऑफ ईयर रिमेनिंग, ठीक है, ये भी आपको पता लगे। काम खत्म, पैसा हजम, कुछ नहीं करना है, पुट करना है, फॉर्मूला में डालो। ये जो फॉर्मूला आपको अभी लिखाया इसमें केडी के इस फॉर्मूला में सारा पॉइंट को बस डाल दे जाओ, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक निकल के आ जाए। आई माने इंटरेस्ट, ठीक है, आई माने इंटरेस्ट, आई माने इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का है सर, पोस्ट टैक्स बोला है, पोस्ट टैक्स आई चाहिए आपको, या ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको पोस्ट टैक्स बोला है, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि बिफोर टैक्स, नहीं बोला, आपको बोल दिया पोस्ट टैक्स माने आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स माने आफ्टर टैक्स। तो 84 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पहले, 84 प्लस, अच्छा ये पूरा खेल ही हो गया, ये पूरा यही चीज ही हो गया, हमें और कुछ नहीं करना है, बस पुट करना है, प्लस 1050 माइनस 921.2 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई 1050 प्लस 921.2 डिवाइडेड बाई 2, बस हो गया। प्लस माइनस डिवाइड करो, प्लस माइनस एंड डिवाइड कर दो सर, न्यूमरेटर का वैल्यू देख लो एक बार,
1050 माइनस इसको करो, 1050 माइनस 921.2 बाई 6 प्लस 84 कर देता हूँ। 1050 माइनस 921.2 बाई 6 प्लस 84, 105.46 ये आएगा न्यूमरेटर में, 105.47 आई थिंक आप लोगों का भी आया होगा, मुझे प्लीज मैच करा देना अगर ठीक ठाक है तो। आवाज नहीं आ रहा है आप लोगों का तो मुझे मैसेज करके बताओ कि हाँ सर आया कि नहीं। 105.47 डिवाइड करो सर, इससे डिवाइड करो, ये वाला प्लस बाई 2 करो, 1050 फिर से करूंगा सर, 1050 प्लस 921.2 डिवाइडेड बाई 2, 985.6 डिवाइड करो, 105.47 105.47 डिवाइडेड बाई 985.6 कितना है सर? 0.1070, इसको इंटू 100 करो, 0.1070 इंटू 100 करो तो परसेंटेज आ जाएगा 10.70, 10.70। दिस इज योर पोस्ट टैक्स क्रेडिट, 10.70%। आपका डिवेंचर का खर्चा टैक्स देने के बाद इतना होगा। अगर ये 84 की जगह 120 लगाते हैं, ठीक है, तो आपका बिफोर टैक्स आता, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर बोल दिया था सर ये पोस्ट टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपने पोस्ट टैक्स कैलकुलेट। ओके सर, बोलो सर। ग्रीन टिक लगाया जाए, ग्रीन टिक या ब्लू टिक? हाँ सर, ठीक है, बुझा कहते तो केडी कैलकुलेशंस सबको। ओके सर, सवाल लिखी नहीं यस थे सर। सर, होमवर्क दे रहा हूँ, घर पे ट्राई करना। देखो HW, अच्छा मैं होमवर्क आप लोगों को पीडीएफ बना के भेजता हूँ, ठीक है, आपको पीडीएफ बना के भेजता हूँ, लास्ट दिन जैसे भेजे थे, लास्ट दिन जैसे भेजा था मैं, जो पीडीएफ ये वाला था ना क्वेश्चन का, इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन का लिस्ट था इसी क्वेश्चन में और भी कुछ एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ये आज मैं इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों को, नहीं मिला तो मुझे मांग लेना सर, हाँ, अगर बाई चांस किसी को नहीं मिलता है प्लीज मेरे से मांग लेना कि सर दिया नहीं आपने, ठीक है, कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का नोट भी शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज घर पे ना एक बार गो थ्रू करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपका नॉलेज इनहांस करेगा, और साथ में थ्योरेटिकल जवाब भी मिल जाएगा जो मैं ऑलरेडी आपको करा दिया, बट हो सके कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ने के मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में ना आपको ये सब सारा टॉपिक बताऊंगा, ये प्रेफरेंस शेयर का कैलकुलेशन सिखाऊंगा, ठीक है, केपी जैसे केडी तो हो गया सर, ठीक है, हम लोग अभी इतना देर से केडी केडी में चिल्ला रहे थे ना, केडी करा दिए, अब मैं धीरे धीरे आपको केपी वाईटीएम वगैरह सब हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट यूजिंग प्रेजेंट वैल्यू वाईटीएम अप्रोच ये सब मैं करा दिया। अब इसके बाद मैं आपको प्रेफरेंस शेयर करवाऊंगा, इक्विटी शेयर करवाऊंगा, तो जाके ये टॉपिक खत्म होगा। अभी बाकी है, अभी बाकी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में और भी 2-4 क्लास लगे, ठीक है, सीएपीएम मॉडल, ठीक है, ये सब सिखाऊंगा सर, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। फाइनेंशियल लेवल में आपको काफी सुविधा, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट डेब्ट्स, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ओके सर, तो फिर आज इतना ही रखता हूँ, होमवर्क जो दूंगा उसको जरूर ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मैंने नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे फिर। थैंक यू सर, बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। ठीक है सर, गुड नाइट। ओके जी, ओके शालिनी, ओके शमिता, बाय सर। राखी सर। ओके टाटा सर।